हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आज आपके लिए 12th बोर्ड जो है कॉमर्स क्लास अकाउंटेंसी की पार्ट किताब जो एक है उस किताब एक का पार्ट 2 मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज मैं आपके लिए इसी किताब का पार्ट 3 जो है उस पार्ट 3 को लेकर आया हूँ, जिसमें मैं थ्योरी बेस के बारे में समझूंगा। पार्ट 3 का नाम है साझेदार का प्रवेश यानी पुनर्गठन। यानी पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि साझेदारी क्या होती है, साझेदार का अर्थ क्या होता है, साझेदारी की विशेषता के बारे में से लेकर हमने सवाल तक का अध्ययन किया था। और इस पार्ट 3 में हम साझेदारी जो होती है उस साझेदार बनने के बाद उसका वापस पुनर्गठन होता है, तो उस पुनर्गठन और प्रवेश, जब साझेदार का प्रवेश होता है तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमें थ्योरी के बारे में समझना महत्वपूर्ण होगा। तो ये जो थ्योरी है वो थ्योरी बहुत ही सरल तरीके से मैंने मेरे बेस पर क्लियर किया है, तो आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप उसको नोट करें कॉपी में। अब आपको सबसे पहले यहाँ दिया गया पाठ का नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन अर्थात साझेदार का प्रवेश। तो आपको सबसे पहले पुनर्गठन क्या होता है, मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा, गठन शब्द में पुनः जुड़ा, यानी एक संधि विच्छेद होता है, पुनः प्लस गठन, पुनर्गठन। तो पुनर् प्लस गठन यानी पुनर्गठन, यानी पहले से जो गठन किया हुआ होता है उसी को वापस दोबारा से गठित किया जाता है, उसे हम पुनर्गठन कहते हैं। अब कैसे गठित करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि साझेदार बन जाती है, साझेदारी बनती है, उसमें लोग साझेदार के रूप में काम करते हैं। तो उस साझेदारी जब कोई वाद विवाद हो सकता है, जो साझेदार काम कर रहे हैं पार्टनर, उनके बीच में कुछ परिवर्तन हो सकता है किसी चीज को लेकर, क्योंकि साझेदारी विलेख होता है। उस साझेदारी विलेख में कभी कभी कुछ परिवर्तन भी होने की परिस्थितियां आ जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखकर, यानी साझेदारी फर्म में कुछ नियम बदलाव होते हैं, उन नियम को बदलाव को यहाँ पे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। तो पुनर्गठन मतलब होता है जो साझेदारी पहले से विद्यमान है, उस विद्यमान साझेदारी में जब साझेदारों के समझौते में कोई परिवर्तन होता है उसे फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। आगे या तो लाभ विभाजन अनुपात में हो सकता है, या पूंजी अनुपात में परिवर्तन हो सकता है, या फिर अन्य कमीशन, या फिर किसी भी चीज में अगर कोई समझौता अगर वापस दोबारा से किया जा रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बैकग्राउंड म्यूजिक जो पीछे बज रहा है उस पर आप ध्यान न दें, आप सबसे पहले जो पढ़ाई की चीज है उस पर ध्यान फोकस करें, तो आपको सारा समझ में आने वाला कंप्लीट है इसमें। अब आपको सबसे पहले ये बता दिया कि पुनर्गठन क्या है। पुनर्गठन के साथ हम पुनर्गठन की स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे कि पुनर्गठन की स्थितियां ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जिससे फर्म का पुनर्गठन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदार का, जब नए साझेदार का प्रवेश होता है। अगर कोई कंपनी में कोई 4 पार्टनर काम कर रहे हैं, कोई 2 साझेदार और नए आ जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 4 और प्लस 2 यानी 6 साझेदार हो जाते हैं। उनसे जो पुराने साझेदार होते हैं, तो नए साझेदार के बीच में उनका लाभ वापस बांटना पड़ता है, पूंजी में परिवर्तन होगा, इसलिए साझेदार का प्रवेश होता है। लाभ विभाजन में अनुपात में परिवर्तन, यानी पुराने साझेदार, हो सकता है कि कंपनी में जो पुराने साझेदार हैं किसी अनुपात में लाभ प्राप्त कर रहे हो, या फिर उनकी पूंजी में लाभ प्राप्त कर रहे हो, और जब नया साझेदार आता है वो अपनी पूंजी लेकर आता है तो वापस उसकी पूंजी में भी परिवर्तन होता है, इसलिए अनुपात में परिवर्तन के कारण भी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। सेवानिवृत्ति, हो सकता है कि कोई साझेदार काम कर लेता है, काम करने के बाद उसका समय पूरा हो जाता है और वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो हम उस समय भी, ऐसी स्थिति में भी हम फर्म की पुनर्गठन की स्थिति में चले जाएंगे। और सब साझेदार की मृत्यु हो जाती है, यानी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि साझेदार की मृत्यु हो जाती है किसी एक साझेदार, तो उससे फर्म का पुनर्गठन प्रभावित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम फर्म का पुनर्गठन करेंगे। तो ये 4 स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में साझेदार का प्रवेश, अनुपात में परिवर्तन, सेवानिवृत्ति और साझेदार की मृत्यु, इन तीनों पर हम फर्म का पुनर्गठन करेंगे। अब हम इसी दौरान इस नए टॉपिक पर विचार करेंगे कि नए साझेदार को जब फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसके कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि जब नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं तो कौन कौन से परिवर्तन होंगे, या उसको कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। तो उसको 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, यानी उसको सबसे पहले आपको संपत्ति में हिस्सा देंगे कि
जितनी संपत्ति होगी उसमें उसका भाग दिया जाएगा, और दूसरा बनता है लाभ में, जो लाभ हो रहा है उसमें उसका भाग दिया जाएगा। तो दोनों में, संपत्ति में और लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार उसको दिया जाता है। जब साझेदार का प्रवेश होता है तो समायोजन क्या क्या करने होते हैं हमको, यानी जब साझेदार का प्रवेश होगा तो आपको समायोजन भी करने होंगे। तो हमें नए लाभ की गणना करनी होती है, ख्याति का मूल्यांकन करना होता है, त्याग का अनुपात की गणना करनी है। ये सबसे मेन है इस पाठ का, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात मतलब होता है कि जब नए साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार क्या करता है कि जब नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराना साझेदार आपका जो कुछ भाग होगा, पुराने साझेदार का जो कुछ भाग होगा वो नए साझेदार के पक्ष में कुछ भाग को त्याग कर देता है, उसे हम त्याग का अनुपात कहते हैं, यानी इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ख्याति का मूल्यांकन भी इसमें किया जाएगा। ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, ख्याति क्या होती है, इसी में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ लाभ हानि का समायोजन और पूंजी का समायोजन भी हम करेंगे। इस प्रकार इन चीजों का इसमें समायोजन किया जाएगा। मैंने विशेष रूप से इंपोर्टेंट डाल के लिखा हुआ है त्याग का अनुपात। इसका सवाल परीक्षा में पूछा जाता है और इसका सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सूत्र के बारे में भी आपको पूछेंगे। त्याग का अनुपात का सूत्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। त्याग का अनुपात मैंने समझा दिया है कि जब पुराने साझेदार होते हैं वो नए साझेदार के पक्ष में अपना कुछ भाग त्याग कर देते हैं, उसे हम त्याग का अनुपात कहते हैं। त्याग का अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सूत्र होता है आपको पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सूत्र लिख सकते हैं दोनों ही लैंग्वेज में। तो त्याग का अनुपात का सूत्र हो जाएगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब हम उसी के साथ अब ख्याति के बारे में और ख्याति का इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ख्याति क्या होती है, ख्याति की विधियां कितनी है, तो इस प्रकार हम थ्योरी बेस पर आज क्लियर करेंगे। आप नोट्स कॉपी में लिखते जाएं और इनको क्लियर कर लें। इतने सरल नोट्स हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप नोट्स कॉपी में लिखते रहें। आइए हम आगे इसी के साथ हम ख्याति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैं इसमें इसी के साथ में आगे मैंने ख्याति क्या होती है, ख्याति के बारे में भी हम जानेंगे। ख्याति क्या है इसी पाठ में है। तो जब पुनर्गठन होता है तो ख्याति के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। एक साझेदार, नया साझेदार उसकी ख्याति की राशि भी साथ में लेकर आता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे ख्याति क्या होती है। ख्याति को इंग्लिश में कहते हैं गुडविल। गुडविल क्या होती है, अमूर्त संपत्ति होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। और ख्याति का जिसका लाभ आपको व्यवसाय में लंबे समय तक प्राप्त होगा, जिससे आपको प्रसिद्धि मिलती है, व्यवसाय में बहुत लंबी प्रसिद्धि मिलती है, आपको इस चीज का जो लाभ होता है वो महसूस होता है कि हमको लाभ हो रहा है। तो इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता, ख्याति कहलाती है। तो आपको प्रश्न में पूछ सकते हैं ख्याति की कोई विशेषता बताइए। तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। नंबर 1, ख्याति का लाभ लंबे समय तक मिलता है। नंबर 2, ख्याति को महसूस किया जा सकता है। नंबर 3, ख्याति को देखा नहीं जा सकता है। तो इसी परिभाषा के आधार पर आप ख्याति की विशेषता भी बता सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है ख्याति के प्रकार में क्रय कितने प्रकार की होती ख्याति। तो एक तो होती क्रय की गई ख्याति और एक है स्वयं अर्जित की गई ख्याति। यानी एक तो अपन किसी से उधार लेकर क्रय करते हैं या फिर एक स्वयं अपन खुद अर्जित करते हैं। दोनों प्रकार की ख्याति का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो अब यार ख्याति के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको सवाल भी महत्वपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट टॉपिक डाल रखा है मैंने 100%। आप रट ले इसको, सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आपको। ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, विधियों के नाम बताइए, फिर विधियों के नाम के साथ सूत्र भी मैंने आपके सामने बता रखे। तो आप इसको नोट्स को कंप्लीट कॉपी में रट ले और लिखे इसको, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। औसत लाभ विधि, दूसरी है अधिलाभ विधि, तीसरी है पूंजीकरण विधि। पहली है आपके पास औसत लाभ विधि, दूसरी है अधिलाभ विधि, तीसरी है पूंजीकरण विधि। यानी आपको ये ध्यान रखना है औसत लाभ विधि जो है उसके बारे में हम पहले सवाल के बारे में भी आया है इसमें कि औसत लाभ विधि के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए, या फिर आपको पूछ सकते हैं पूंजीकरण विधि के आधार पर भी ख्याति के मूल्य की गणना करनी है। तो ये तो आपके विधियों के नाम है। विधियों के सूत्र क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये औसत लाभ विधि के आधार पर सवाल पूछेंगे तो आपको सबसे पहले इन दोनों सूत्र का उपयोग करके ख्याति निकालनी है। सबसे पहले अगर आपको सवाल में जितने वर्ष का कुल लाभ दे रखा है उस कुल लाभ को जोड़ के और वर्ष की कुल कितनी संख्या है तो आपको संख्या का भाग देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, औसत लाभ आ जाएगा।
जैसे ही औसत लाभ आपके पास आ जाता है तो आपको क्या करना है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने के लिए औसत लाभ इंटू आपके पास उसमें दिया हुआ होगा सवाल में कि 3 वर्ष के क्रय के आधार पर या फिर 4 वर्ष के या फिर 5 वर्ष के क्रय के आधार पर औसत लाभ की ख्याति की गणना कीजिए। तो औसत लाभ जितना आएगा यहाँ पे आंसर, उसको क्रय की गई संख्या है उसके आधार पर आपको गुडविल निकालनी है। दूसरा है सामान्य लाभ, जिसमें आपको जनरल प्रॉफिट निकालना है। सामान्य लाभ निकालने का सूत्र होता है, सवाल में आपको विनियोजित पूंजी आपको देंगे, विनियोजित पूंजी इंटू प्रत्याय दर। प्रत्याय दर मतलब होता है कि जो पूंजी पर ब्याज है वो कितने प्रतिशत लगाना है उसकी दर आपको देंगे। तो विनियोजित पूंजी इंटू प्रत्याय दर बटा 100 लगाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, सामान्य लाभ आपके पास आ जाएगा। अब आपको इसमें अधिलाभ ज्ञात करना है। इसी सवाल में कौन सी विधि चल रही है, अधिलाभ विधि चल रही है। ये हो गई औसत लाभ विधि, ये है अधिलाभ विधि। अधिलाभ में आपको सबसे पहले सामान्य लाभ, ये नंबर वाइज निकालना है आपको, सामान्य लाभ, फिर आपको निकालना अधिलाभ। अधिलाभ निकालने का सूत्र होता है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ औसत लाभ, औसत लाभ का सूत्र इस विधि में दे दिया है, इसलिए दोबारा से मैंने नहीं लिखा है। औसत लाभ निकालने का वही सूत्र है, वर्ष की कुल संख्या में वर्ष की कुल लाभ में कुल संख्या का भाग देंगे तो औसत लाभ, और यहाँ पे आप सामान्य लाभ निकालोगे ही तो विनियोजित पूंजी प्रत्याय दर करके आप 100 का भाग देंगे तो सामान्य लाभ आ जाएगा। तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देंगे तो आपके क्या आ जाएगा, अधिलाभ। और अधिलाभ जैसे ही आएगा तो आपको निकालनी तीसरी स्टेप में गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आपको अधिलाभ जो आएगा उसको यहाँ लिखना है और कितने वर्ष की क्रय के आधार पर करनी है उससे गुणा कर देंगे, जो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको सामान्य लाभ फिर औसत लाभ निकालना है। यहाँ पे नंबर 2 पे औसत लाभ, और औसत लाभ के बाद अधिलाभ, अधिलाभ के बाद आपको गुडविल निकालनी, 4 स्टेप करनी है। फिर हम चलते हैं तीसरी विधि, पूंजीकरण विधि। आपको सवाल में साफ लिखा हुआ आएगा कि आपको औसत लाभ के आधार पर ख्याति निकालनी है या फिर अधिलाभ के आधार पर निकालनी है या फिर आपको पूंजीकरण विधि के आधार पर निकालनी है। तो पूंजीकरण विधि में निकालते समय आप विशेष ध्यान रखें, यहाँ पे ये सूत्र आपको पूछा गया है, ये वाला और ये वाला। इस सूत्र में आपको सामान्य लाभ निकालने का सूत्र क्या है और इसमें क्या है। सामान्य लाभ निकालने का इसमें सूत्र विनियोजित पूंजी इंटू प्रत्याय दर बटा 100। इसमें आएगा विनियोजित पूंजी इंटू 100 बटा प्रत्याय दर। इसमें प्रत्याय दर ऊपर गुणा किया, इसमें प्रत्याय दर का भाग कर देंगे तो आपके औसत लाभ यानी पंजीकृत मूल्य निकल जाएगा। और पंजीकृत मूल्य निकालने के बाद आपको औसत लाभ में से घटाना है, जो आपके पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से इन वीडियो को समझाया है, वीडियो के सूत्र किए हैं। अब आपको पार्ट 2 में क्या खाता बनाया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। इसमें हम इसके सवाल भी करेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के सवाल भी करेंगे, और इसमें इस पार्ट में हमको ख्याति के मूल्यांकन के साथ साथ हमको कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश के दौरान नया अनुपात क्या है, पुराना क्या है, यानी त्याग का अनुपात भी निकालना पड़ेगा, और साथ में एक रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिसको हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं, क्योंकि पार्ट का नाम है पुनर्गठन। तो इसमें क्या बनेगा, पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रविष्टियां याद करनी पड़ेगी। प्रविष्टियां, संपत्ति के मूल्य में कमी होगी, वृद्धि होगी, और दायित्व के मूल्य में कमी होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार आप सबसे पहले प्रविष्टियां करेंगे। तो मैं आपको इसमें प्रविष्टियों के नोट्स भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो आप जल्दी से इसको कॉपी में लिखें और याद करें, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आगे मैं अभी आपको इसमें लिखा देता हूँ कि आगे प्रविष्टियां किस प्रकार होगी। तो आइए हम प्रविष्टियां लिखते हैं। तो अब इसी चैप्टर के जो थ्योरी बेस है उस थ्योरी बेस में मैं अंतिम नोट्स में संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होता है तो उस पर प्रविष्टियां भी होगी। प्रविष्टियां आपको कैसे करनी है, और प्रविष्टियों के साथ में आप देखना कि किताब में आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रारूप नहीं दिया है, तो मैंने एक शॉर्ट रूप में आपको सहायता हेल्प के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर यहाँ पर दिया है। तो आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ क्या जाएंगे पहले वो नोट करना है और वो दिमाग में बिठा लेना है, उसके बाद एंट्री आपको आसानी से हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन करना है। तो संपत्ति और दायित्व का मूल्यांकन कैसे करेंगे, जब आपको सवाल में एक बैलेंस शीट बनी हुई आएगी, आपको उसमें आपको संपत्ति और दायित्व पहले से भी दिए हुए होंगे, तो आपको उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखना है, सिर्फ कमी और वृद्धि जो होगी उसी को इसमें दर्शाना है। आप देखना कि असेट्स में अगर मैंने दोनों साइड असेट्स लिखा है, दोनों साइड ध्यान रखें आप। तो असेट जो होगी संपत्ति के मूल्य में अगर कमी होती है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। आपको अगर
बैलेंस शीट में संपत्ति आपको 5,000 रुपए दे रखी है और बाहर आपको कमी दे रखी है समायोजन में, तो आप ये ध्यान रखें उसको टू साइड में उसका नाम जो भी होगा, फर्नीचर हो सकता है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी इत्यादि कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके ऊपर टू साइड में कमी हो तो लिखना है। और उसी प्रकार अगर संपत्ति के मूल्य में जब वृद्धि होती है, अगर आपको बैलेंस शीट में 1,000 रुपए संपत्ति दे रखी है फर्नीचर और बाहर की तरफ दे रखा है फर्नीचर में 5,000 रुपए की वृद्धि हुई, तो आपको वृद्धि हुई मतलब वृद्धि की तरफ दर्शाना है, यानी टू में कमी दर्शाना है संपत्ति में, और संपत्ति में वृद्धि को बाई साइड में असेट्स का नाम लिखते हुए दर्शाना है। और घटाकर दर्शाएंगे, संपूर्ण मूल्य नहीं दर्शाएंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो प्रोविजन होगा संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, वो आपको टू साइड में लिखना है। और अगर आपको इसकी जोड़ ज्यादा होती है तो आपको लॉस होगा, इसकी जोड़ ज्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को इस तरीके से आपको जितने पार्टनर्स होंगे उनमें डिवाइड करना है, और लॉस हो तो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। इस प्रकार आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो बहुत सरल है, जिसको हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता भी कहते हैं। जब आप ये बनाओगे तो आपको सवाल में आपको यूं भी पूछ सकते हैं कि संपत्ति के मूल्य में कमी वृद्धि हुई है, संपत्ति के मूल्य के साथ दायित्व के मूल्य में कमी वृद्धि हुई है, तो उनकी संपत्तियों की जो कमी वृद्धि होती है या किसी भी चीज में कमी और वृद्धि होती है, तो आपको यहाँ पे प्रविष्टि करनी है। तो संपत्ति के मूल्य में कमी होती है तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू असेट्स। कमी होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हो जाएगा संपत्ति में, और वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट CR हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, उल्टा करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू असेट्स, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो असेट्स अकाउंट DR, जिस भी असेट्स में वृद्धि उसका नाम, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दर्शाएंगे। जब आपको दायित्व के मूल्य में वृद्धि हो, संपत्ति के मूल्य में कमी फिर वृद्धि, दायित्व के मूल्य में पहले वृद्धि आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटीज अकाउंट, और जब कमी होगी तो लायबिलिटी अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन दर्शाएंगे। इसके जस्ट विपरीत दायित्व में कमी वृद्धि दर्शाएंगे। पांचम दे रखा आयोजन की राशि में वृद्धि। जब अगर आयोजन की राशि में वृद्धि होती है, जैसे तो ऊपर क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन अकाउंट, और आयोजन की राशि में कमी होगी तो आपको प्रोविजन ऊपर लाना है और रिवैल्यूएशन नीचे ले जाना है। कमी होने पर नीचे, वृद्धि होने पर ऊपर, रट लेना है इनको प्रविष्टियों को। अगर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय लाभ होता है तो लाभ होने की दिशा में रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, और हानि होगी तो ऑल पार्टनर्स ऊपर लिख के इनटू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। आप इसके माध्यम से भी एंट्री कर सकते हो। अगर वृद्धि हुई है, कमी हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू, तो देखो कमी होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ये एक नई चीज है जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू, जो भी एसेट्स में कमी हो उसकी एंट्री करते जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कमी हो तो, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू, जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांटेंगे, सारी एंट्री इसमें आ गई। अगर आपको वृद्धि हो तो असेट्स ऊपर और टू रिवैल्यूएशन में लिखना है, और लॉस एक ऊपर और टू रिवैल्यूएशन में नीचे लिखना है। इस प्रकार मैंने आपको आज के पार्ट 1 में पार्ट 3 जो है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और प्रवेश के बारे में संपूर्ण थ्योरी के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ये नोट्स बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आप पीछे के जो बैकग्राउंड है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें, पीछे हो सकता है गाड़ियों की आवाज वगैरह आ रही तो आप उस पर ध्यान न दें, आप सिर्फ नोट्स और जो पढ़ाई चल रही है उस पर फोकस करें। तो आपको ये मैंने नोट्स प्रोवाइड करा दिए, आपको कॉपी में लिखने की जरूरत है तो आप कॉपी में लिख लें कंप्लीट, और मैं बोल रहा हूँ आप कॉपी में लिख लें ताकि पूरे साल इन्हीं नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के पार्ट 1 में मैंने आपको सारे थ्योरी के जो नोट्स है सारे लिखवा दिए हैं, और थ्योरी के सवाल भी, नोट्स भी समझा दिए हैं मैंने। अब पार्ट 2 में आपको बहुत जल्द सवाल और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाना है, और मेन जो ख्याति के मूल्यांकन की विधियां हैं उसके बारे में हम सवाल बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो तब तक आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।